आज पाठ नंबर 3 धातु और अधातु के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है धातु। तो बता सकते हैं धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है तथा जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी विद्युत और ऊष्मा इसमें प्रवाहित कर सकते हैं धातु में। उदाहरण में आप सोडियम लिख सकते हैं। सोडियम को देखो Na से, एल्युमिनियम को Al से, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये सब धातु के उदाहरण हैं। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे धातु के बाद एक बात आती है धातु के भौतिक गुण। देखिए धातु के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला आप कह सकते हैं धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होता है, जिससे धात्विक चमक कहते हैं। यानी जितने भी धातु होते हैं उसमें चमक पाया जाता है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं धातुएं प्राय कठोर होते हैं। तीसरा कह सकते हैं धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा धातु को पीट कर पतले चादर बना सकते हैं। यानी आपसे कोई कहता है कि आघात वर्धनीयता क्या है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि जब धातु को पीट करके पतले चादर के रूप में बनाया जाता है तो इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तीसरा बता सकते हैं। उसके बाद से चौथा आता है। चौथा आप कह सकते हैं कि जो धातु होता है धातु में तन्यता के गुण पाया जाता है, जिसमें धातु को तान कर तार बनाया जा सकता है। यानी तन्यता का मतलब होता है जब धातु को तान करके तार बनाते हैं तो उसे तन्यता कहा जाता है। उसके बाद से और बता सकते हैं 5 नंबर धातु विद्युत का सुचालक है। यानी अगर आप धातु लें तो उसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं। चौथा कह सकते हैं धातु प्राय कठोर होते हैं, जिसके टकराने के बाद इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या ध्वनिक कहते हैं। यानी जो धातु होते हैं उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये थे धातु के भौतिक गुण। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद से कुछ और बातें हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब बात जो आती है उसका नाम है अधातु। तो हम लोग बता सकते हैं कि अधातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें चमक नहीं पाई जाती है तथा जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण में कांच लिख सकते हैं, हीरा लिख सकते हैं, प्लास्टिक लिख सकते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है अधातु। बता सकते हैं कि अधातु के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला बता सकते हैं कि अधातु चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा बता सकते हैं अधातु प्राय कठोर नहीं होते हैं। तीसरा बता सकते हैं अधातु में प्राय आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है। चौथा बता सकते हैं अधातु में तन्यता के गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा बता सकते हैं विद्युत जो होता है अधातु विद्युत के कुचालक होता है, ये आप बता सकते हैं। और अधातु ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। लेकिन एक बात आती है कि धातु और जो अधातु होते हैं उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या धातु और अधातु में अपवाद होते हैं। देखिए पहला अपवाद के रूप में आप बात करना चाहते हैं तो ये बता सकते हैं। देखिए कि पहला बता सकते हैं कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। यानी मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्रिया खराब 3.5 में आपने देखा कि धातुओं की गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपने हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखोगे तो वह पिघलने लगेंगे। दूसरा बता सकते हैं आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। अभी आपने देखा था कि जितने भी अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु होता है जो चमकदार होता है। और ये बता सकते हैं कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बता सकते हैं। उसके बाद से 4 नंबर है क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उनको
चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व तथा गलनांक कम होता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये धातु और अधातुओं के कुछ अपवाद थे। हम सभी को उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट तब आता है जो बात, उसका नाम होता है धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण का अगर बात करते हैं तो रासायनिक गुण का मतलब होता है कि रिएक्शन एक ऐसे करता है, उसको हम लोग को दिखाना है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पर धातुओं से क्रिया। धातुओं के वायु में दहन, यानी धातुओं का हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो देखिए लगभग सभी धातुएं वायु से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आएंगे आप, एक आता है फर्स्ट एग्जाम्पल में कि जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। यानी कॉपर है प्लस ऑक्सीजन से क्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये भी काले रंग का। देखिए दूसरा आप बता सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन से क्रिया किया, देखिए संतुलित करने के लिए गुणा किया गया तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद से एक बात आती है उभयधर्मी ऑक्साइड। आप कहेंगे कि वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 और HCl, यानी यह अम्ल से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस जल बनाता है। यह भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, यानी AlO2 प्लस जल बनाता है। तो यही है, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी है। यहाँ पर अम्ल से क्रिया किया है, यहाँ पर क्षार से क्रिया किया है। तो अम्ल और क्षार से दोनों जो ऑक्साइड क्रिया करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद से आगे जब आप बढ़ेंगे तो एक चीज़ और आएगा जिसका नाम होता है धातुओं की जल से क्रिया। तो आप बता सकते हैं कि अधिकांश धातुएं जल से क्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं। रिएक्शन में यह है धातु पोटेशियम जल से क्रिया किया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है, हाइड्रोजन बाहर निकला है प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, कुछ आपके ऊर्जा भी बाहर निकलते हैं। यह सोडियम है, यानी प्लस जल से क्रिया किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकला है प्लस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मीय ऊर्जा भी बाहर निकला है। ये कैल्शियम है, ये जल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है प्लस हाइड्रोजन है प्लस आपका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी कुछ बाहर निकला है। देखिए एल्युमिनियम आयरन और जिंक भाप से क्रिया करता है। आता भी है कि एल्युमिनियम की क्रिया भाप से कराइए। तो देखिए एल्युमिनियम है, भाप का मतलब जल होता है, जल से क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और इसी प्रकार से ये भी रिएक्शन आप दिखा सकते हैं कि ये आयरन है और ये जल से क्रिया किया है तो Fe3O4 बना है प्लस हाइड्रोजन बाहर। धातुओं की क्रिया अम्ल से कैसे क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ चाहे H2SO4 तो कैसे क्रिया करेगा। आप कहेंगे कि जब धातुएं अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो देखिए ये धातु Na है, इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया किया है तो सोडियम क्लोराइड NaCl बना है प्लस हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकला है। तो बता सकते हैं यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। यह पोटेशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया है तो पोटेशियम क्लोराइड बना है प्लस हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकला है। तो ये धातुओं की अम्ल से क्रिया है। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है धातु लवण के साथ धातु की क्रिया। तो देखिए धातु A है और B एक लवण है, लवण का विलयन है, जब क्रिया करता है तो A का लवण का विलयन प्राप्त होता है और ये धातु आपके अलग हो जाता है। जैसे सोडियम है अधिक क्रियाशील है
और मैग्नीशियम क्लोराइड एक लवण है। जब क्रिया किया तो देखो सोडियम क्लोराइड बना है और मैग्नीशियम आपके अलग हो गया। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है सक्रियता श्रेणी। आप इसमें कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें धातु को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी जो धातु होते हैं उसकी क्रियाशीलता के जब घटते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। एक सूत्र बनाया गया, देखिए, पशु के माई जी अल्लाह का पसंगा है। देखिए प से आपका पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होगा, आगे बढ़ेंगे तो क्रियाशीलता घटते जाएगा। स से सोडियम है, यहाँ पर देख रहे हैं। क से कैल्शियम है, म से मैग्नीशियम है, ई से एल्युमिनियम है, जी से जिंक है, अ से आयरन है, ल से लेड है, ह से हाइड्रोजन है, का से कापर है, प से पारा है, स से सिल्वर है और ग से गोल्ड है। ये क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में रखा गया है। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे जाएंगे तो एक और आता है कि धातु और अधातु कैसे क्रिया करते हैं। धातु और अधातु आपस में कैसे क्रिया करते हैं तो बता सकते हैं कि धातु और अधातु किसी दूसरे तत्व से क्रिया तब करते हैं जब धातु और अधातु दोनों के बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपूर्ण जब होते हैं, पूरा 8 नहीं होता है तो क्रिया करता है। जब कोश पूर्ण होते हैं तो वह किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सारणी 3.3 से हम लोग जानेंगे कि कौन सा धातु क्रिया करता है और कौन सा धातु क्रिया नहीं करता है, क्योंकि जो धातु होते हैं वही क्रिया करते हैं जो अपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए एक सारणी यहाँ पर दर्शाया गया है और इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा गया है तत्वों के प्रकार। यहाँ पर तत्व, यहाँ पर परमाणु संख्या जिसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, यहाँ पर कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के यल यम यन। अब देखिए उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 में जो तत्व आते हैं उसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसके के में 2 है। नियान आता है 10 होता है परमाणु संख्या, 2 और 8, इसका देखिए पूरा है 8 है। आर्गन आता है 2, 8 और 8 18 होता है। तो ये किसी से क्रिया नहीं करते क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है। धातु में सोडियम आइए 11 होता है 2, 8, 1। मैग्नीशियम आइए 12 होता है 2, 8, 2। एल्युमिनियम आइए 13 होता है 2, 8, 3। देखिए इसका अपूर्ण यही क्रिया करता है। पोटेशियम है 2, 8, 8, 1 19 होता है। कैल्शियम है 2, 8, 8, 1 2 हो जाएगा। अधातुओं में देखिए, अधातुओं में नाइट्रोजन आएगा 7, 2, 5 लिख सकते हैं। और फिर ऑक्सीजन आएगा 8 होता है परमाणु संख्या तो 2, 6 लिख सकते हैं। फ्लोरीन का 9 होता है तो 2 और 7 लिख सकते हैं। फास्फोरस का 15 परमाणु संख्या होता है तो 2, 8, 5 लिख सकते हैं। सल्फर का 16 होता है तो 2, 8, 6 लिख सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है तो 2, 8, 7 लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे ये क्रिया करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो बात आती है, आपका नया जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है आयनिक यौगिक। अब बताएंगे कि जब धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनाते हैं उसे आयनिक बंध कहते हैं। तथा जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है तो उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी एक धातु होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, एक अधातु होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके बीच में जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। और जो जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आप देखिए उदाहरण में सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MeCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और देखिए कैसे बनता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। आप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 लिखेंगे। क्लोरीन है 17 होता है तो 2, 8, 7 लिखेंगे। तो सोडियम का अंतिम में 1 है तो 1, क्लोरीन का अंतिम में 7 है तो 7 दिखा देंगे। देखिए क्लोरीन को 1 चाहिए 8 करने के लिए, 1 ये दे देगा। तो सोडियम 1 देता है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज, क्लोरीन 1 लेता है तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है। उसके बाद से देखिए एक और टॉपिक आता है जिसका नाम होता है लुईस बिंदु संरचना। आप कहिएगा कि जब किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को
एक प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। यहाँ इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहता है। यानी जब किसी भी तत्व के या परमाणु के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक प्रतीक द्वारा जब हम लोग दर्शाते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं सोडियम है, इसका 11 होता है तो इसको आप 2, 8, 1 लिख सकते हैं। और जब लुईस बिंदु लिखेंगे तो सोडियम के ऊपर 1 आपका है तो 1 दिखा देंगे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का देखिए आपका 12 है तो 2, 8, 2 लिख सकते हैं और मैग्नीशियम के अंतिम में 2 है तो 2 दिखा सकते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 13 है तो 2, 8, 3 लिख सकते हैं और आप इसको अंतिम में 3 दिखा देंगे। कैल्शियम का 20 है तो 2, 8, 8, 2 लिख सकते हैं और कैल्शियम के ऊपर आप 2 डॉट का चिन्ह दिखा देंगे। तो यही है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना। उसके बाद से एक और टॉपिक आता है आयनिक यौगिकों का गुणधर्म या आयनिक जो यौगिक होते हैं इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ये भी बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके सामने कुछ आयनिक यौगिक का उदाहरण दिया गया है। सोडियम क्लोराइड है, यह भी एक आयनिक यौगिक है जिसका गलनांक 1074 है, क्वथनांक 1080 है, 1086 सॉरी। लिथियम क्लोराइड है जिसका गलनांक 8087 है, जिसका क्वथनांक 1600 है। कैल्शियम क्लोराइड है जिसका गलनांक 1045 है, क्वथनांक 1900 है। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका गलनांक 2850 है, क्वथनांक 3120 है। और मैग्नीशियम क्लोराइड है जिसका गलनांक 1981 है और क्वथनांक 1685 है। ये भी आप याद रखेंगे। अब आइए आयनिक यौगिकों के हम लोग गुणधर्म के बारे में देखते हैं। तो देखिए पहला भौतिक प्रकृति। आप बता सकते हैं कि धन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक समानतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा इसका गुण बता सकते हैं गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतराण्विक आकर्षण के तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक समानतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होता है। चौथा आप बता सकते हैं कि विद्युत चालकता। किसी विलयन आप बता सकते हैं यहाँ पर कि किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों का गतिशीलता आवश्यक होता है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि आप बता सकते हैं क्योंकि जो गलित अवस्था होता है उसमें अपने आयनों में वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये थे कुछ आयनिक यौगिकों के लक्षण। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है खनिज। आपसे कोई पूछता है खनिज किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं पृथ्वी के भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यह भी बता सकते हैं आप। उसके बाद से एक अयस्क होता है तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इससे खनिज को या अयस्क कहते हैं। उसके बाद से अयस्क और खनिज में अंतर। देखिए सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं क्योंकि अयस्क खनिज से प्राप्त किए जाते हैं। यानी सभी अयस्क जो होते हैं खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है अयस्क के प्रकार। तो अयस्क कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अयस्क। बता सकते हैं कि वह अयस्क जो किसी से क्रिया नहीं करता है और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे उदाहरण में आप प्लेटिनम लिख सकते हैं, लोहा नहीं लिख सकते। प्लेटिनम और आप चाहें तो सोना लिख सकते हैं। ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो कि प्रकृति में क्या होते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है उसका नाम होता है ऑक्साइड अयस्क। आप बता सकते हैं कि जब किसी अयस्क के अंत में
ऑक्साइड पाया जाता है या आया होता है तो ऑक्साइड अयस्क कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al3O4 इत्यादि आप लिख सकते हैं। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है कार्बोनेट अयस्क। तो जब किसी अयस्क के अंत में CO3 यानी कार्बोनेट आया होता है तो वह कार्बोनेट अयस्क कहलाता है। CaCO3, MgCO3 और Na2CO3 आप बता सकते हैं। सल्फाइड अयस्क बता सकते हैं कि जब किसी अयस्क में यस यानी सल्फर आया हो तो उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। Ag2S या ZnS या Cu या PS2 लिख सकते हैं। यानी सिल्वर सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, कॉपर पेराइट है। उसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है क्लोराइड अयस्क। जब किसी अयस्क के अंत में क्लोरीन आया हो तो उसे क्लोराइड अयस्क कहते हैं। तो जब किसी अयस्क के अंत में क्लोरीन आया होता है तो उसे क्लोराइड अयस्क कहते हैं। उदाहरण में AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड इत्यादि आपका होता है। उसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो एक और चीज़ आता है अधात्री या गैंग। तो बता सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि अशुद्धियाँ उपस्थित होती है जिसे अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। आप देखिए अयस्क का एक यहाँ पर चार्ट पेपर भी दिखाया गया। अयस्क है 3 भागों में, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो ये टॉपिक ये आपका जो है दिखाया गया है, इतना आप पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे।